ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। हम भारतवासी जो है दो शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक डेमोक्रेसी और दूसरा सेकुलरिज्म। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। इनके एक फील्ड है, कौन किसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। हम भारतीय जो हैं, आम जनता 140 करोड़ भारतीय डेमोक्रेसी शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है अपनी फेवर में तो हम साफ कहते हैं, क्यों हम क्यों ये काम ना करें, हमें ये काम करने का राइट है, अधिकार है, संविधान ने दिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब ये अधिकार हमें सामने वाले को देने होते हैं तब हम इस शब्द का इस्तेमाल या तो भूल जाते हैं या फिर हम इस्तेमाल करने से बचते रहते हैं। दूसरी तरफ सेकुलरिज्म, इस शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ सफेद पोशाकधारी, समझ गए होंगे आप, हमारे नेतागण वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बात उनकी फेवर में होती है तो वो इसके समर्थक होते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और जब ये गेंद किसी दूसरे के पाले में होती है तब वो सेकुलरिज्म जो है उसको भूल जाते हैं। यानी अपने मवाद के लिए, अपने उसके लिए तो उन्हें सेकुलरिज्म याद रहता है, लेकिन जब इसी का इस्तेमाल दूसरी पार्टी, दूसरे लोग करते हैं तब उनको जो है वो मिर्ची लगती है। एक्चुअल में सेकुलरिज्म जो शब्द है वो संविधान का मूल शब्द नहीं है। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये सेकुलरिज्म शब्द जो है इंदिरा गांधी ही लाई थी 70 के दशक में, आपातकाल था और सेकुलरिज्म उन्होंने इसमें ऐड किया। और सेकुलरिज्म का जो इंग्लिश में अर्थ है वो जो यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे यहाँ के नेता और नेताओं के बड़े बड़े बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, इंग्लिश का ज्ञान लेते हैं वहाँ पर, और उसकी डिक्शनरी भी है वहाँ पर। मैं उसका सिर्फ यूनिवर्सिटी डिक्शनरी नहीं कह रहा हूँ, मैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी के नाम से है, और उसमें शब्द को डिफाइन किया इंग्लिश में। और इस शब्द का मतलब है नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद रिलीजन। यानी सेकुलर जो है मतलब कि उसका किसी भी रिलीजन्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब मनमोहनी सरकार यानी हमारे सरदार जी ने ये शब्द कहे थे कि भारत में जितने भी संसाधन है उसमें सबसे पहला अधिकार मुस्लिम का है, जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तब इन कांग्रेसियों का सेकुलरिज्म कहां गायब हो गया था। क्या हिंदू दोनों दर्जे के नागरिक थे? यानी आपने एक बात सीधी कह दी कि भाई जो मुस्लिम है उनका पहला अधिकार है, तो ये सेकुलरिज्म की आत्मा के अनुसार था या उनके विरुद्ध था? इंदिरा गांधी के टाइम पर जो सेकुलरिज्म आया था तो सेकुलरिज्म आया था, डल गया उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन चमचों ने क्या कहना शुरू कर दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इसमें सेकुलरिज्म कहाँ आया? कहीं था सेकुलरिज्म? कहीं नहीं। अब इस सेकुलरिज्म के ऊपर ही मैं एक्चुअली में इतना बड़ा ये बात नहीं कहना चाहता सेकुलरिज्म के बारे में। एक्चुअली मैंने यूज किया है सेकुलर एंड सर्कुलर। अब इसको देखा जाए कि सेकुलर और सर्कुलर दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं। सेकुलर को मैं डिफाइन कर चुका हूं, अब सर्कुलर देखिए आप। यदि मान लीजिए मैं एक पॉइंट पर, सर्कल पर, जिसकी पेरिफेरी गोल हो, उसके एक पॉइंट पर खड़ा होकर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं, बहुत डिस्टेंस कवर कर लूं, मैं बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लूं, मान लो मैं बहुत टाइम ले लूं मैं उसमें,
और फिर घूम करके मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अब आप मेरे से पूछा तो कितना डिस्टेंस किया, लॉट ऑफ डिस्टेंस। कितना टाइम लिया, लॉट ऑफ टाइम है। क्या हासिल किया, जीरो। क्योंकि हमारे पंजाबी में एक कहावत है, जिथे दी खोती उथे अकल होती, यानी अब जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए। दैट्स ऑल। अब इसको मैं साइंटिफिक वे में, जो कि मुझे पीछे कमेंट्स में याद होते हो भी आप साइंस के ऊपर बड़ा ज्ञान भी घुसेड़ देते हो। मैं कहता हूँ भैया क्या करूँ, मैं साइंस और मैथ का ही टीचर हूँ, तो भाई इसमें मेरे को वो तो मुझे यूज करने ही पड़ते हैं बार। तो यहाँ भी थोड़ा सा साइंस का बता रहा हूँ मैं कि डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी और मे नॉट बी जीरो। अगर आप जहां से चलते हैं वहीं आगे खड़े जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, यानी कि नथिंग जैस, आपने कुछ नहीं किया। अब 1986 को याद करिए आप। 1985-86 जब राजीव गांधी ने शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय के प्रेशर में आकर को पलट दिया। अब वहां से हमें दोबारा वहां तक पहुंचने में शाहबानो फर्स्ट और शाहबानो सेकंड तक पहुंचने में हमें सिर्फ मात्र 38 साल लगे। सिर्फ 38 साल, ज्यादा नहीं लगे। इन 38 साल में इन महिलाओं पर क्या हुआ होगा ये तो खुदा ही जाने। आज भी अगर ये फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दबी जुबान से दिया है। मैं इसको दबी जुबान क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है कि यहां अभी महिलाओं के पास ऑप्शन है कि क्या वो 1986 में उस कानून के साथ जाना चाहती हैं, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर आप सीआरपीसी की धारा 125 से जाते हैं, जो कि एक इंडियन पिनल कोड है कि भाई आपको मुआवजा मिलेगा, या आप इसके जाना चाहते हैं। या फिर एक महिलाओं के पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन पर फिर प्रेशर आएगा। एक बुक है नीरजा चौधरी की, और बुक का नाम ये भी है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब उसमें उन्होंने कुछ यूज किए हैं कि जब शाहबानो केस था, मैं इसका अथॉरिटिक वो नहीं हूं, तो मैंने अभी जो है अच्छे तरीके से इसके बारे में पता नहीं किया है, और लेकिन जो बुक का बताया था कि बुक मुझे लिखा हुआ है वो ये कि जो शाहबानो थी उन पर ये प्रेशर डाला गया या उनको समझाया गया कि आप शरिया के विरुद्ध ना जाएं, अपने केस को वापस ले लें या आप मुआवजा ना लें। आगे उनके बच्चों ने भी ये कहा कि हम नहीं चाहते कि हम शरिया का अगेंस्ट जाएं, और इसलिए हमने जो उस मुआवजे को छोड़ दिया कि हमने नहीं मांगा, हमने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये कंडीशन तो आज भी हो सकती है। अगर फिर वो 1986 पर जाती हैं, क्यों, अगर मान लो सीआरपीसी की धारा जाती है आप, ये आपका 125 पर, तो उसका फिर प्रेशर उनके ऊपर, तो कैंसिल तो कर देना चाहिए उसको। तो यार फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और उनके लिए एक ऑप्शन तो है कि अपना वो जाकर के उससे मुआवजा ले सकती हैं। तो ये एक हमारा सेकुलर और सर्कुलर का डिफरेंस है कि हम सेकुलर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और जब हम सर्किल पर खड़े होते हैं तो हम दोबारा भी उसी कंडीशन पहुंच सकते हैं जहां से हम स्टार्ट हुए। तो बेटर है कि ऐसी कंडीशन कभी दोबारा ना आए, क्योंकि 38 साल के गैप के बाद शाहबानो पार्ट 1 हुआ और फिर शाहबानो पार्ट 2 हुआ, दोनों में 38 साल का गैप हो गया, जो छोटा मोटा गैप नहीं, बहुत बड़ा गैप है। अब आता हूं दूसरी बात पर कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक जो है मुसलमानों का है। बिल्कुल, ये बात तो हमारे वो भी साहब भी प्रूव कर रहे हैं, हमारे पीएम साहब भी प्रूव कर रहे हैं, वर्तमान पीएम साहब यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्रूव कर रहे हैं कि हक तो उनका बनता है। अब मोदी जी अभी ऑस्ट्रिया गए, अब वहां जाके फिर वो राग आलाप आए कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की आपके लिए जो है प्यार लेके आया हूं, उनकी सद्भावना लेके आया हूं। भाई जाने से पहले पूछ लिया था पहले 23 करोड़ों से कि भाई आपका प्यार, आपकी सद्भावना वहां पहुंचा दी जाए। कब तक आप 140 करोड़ में उनको भी काउंट करते रहोगे जिनका ना तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है,
जो शख्स ना तो जय भारत बोल सकते हैं, जो शख्स ना तो वंदे मातरम बोलते हैं, यही खाते हैं, यही की आबा में सांस लेते हैं, लेकिन जब वो हिंदुस्तान से जोड़ने की बात आती है तो अपने आप को अलग थलग मानते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस बेताल को उतार दो कंधे से, अब इसको पेड़ पर चढ़ा दो, जना बेताल आपके कंधों पे बार बार उछलेगा, और कंधे उम्र के हिसाब से झुकते हैं, उम्र का दबाव आता है उसके ऊपर। अब इस बेताल को आप एक तरफ करिए, चढ़ा दो पेड़ पर। अब वो सोचिए कि 140 किलो बात करें तो 140 किलो में वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हर आपकी जो है सोसाइटी है, हर कम्युनिटी है, कोई अलग नहीं। अब 140 करोड़ का पहले उनसे पूछ तो लेते, वो आप उन्होंने आपको अथॉरिटी क्या है कि हमारा प्यार भी वहां तक पहुंचा देना। अरे भाई, जो हम बैठे हमें तो आता प्यार मिलता नहीं उनका, हमें तो वो काफिर कह देते हैं, और आप उनका प्यार लेके वहां पहुंच गए। इतिहास, बार बार कहता हूं, इतिहास दोहराता नहीं है, इतिहास को दोहराने का मौका हम ही लोग देते हैं। अयोध्या का हारना, उत्तर प्रदेश में पस्त होना, देश के बाकी हिस्सों में बुरी हालत होना, ये अब इतिहास है, वर्तमान नहीं है, ये इतिहास बन चुका है। इस इतिहास से सबक लेना है, और जो सबक ले रहे हैं उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया है, गुजरात अफ्रीका हमारा है और होगा। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से सीखना ही नहीं है, हम तो डपली बनाना जानते हैं बस। फ्रांस का हाल देखा, फ्रांस में क्या हुआ, और ब्रिटेन में क्या होगा। अब हम इंतजार ही करते रहेंगे। आज कहते हैं मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है, भाई गरीब तो हिंदू में भी है, मुसलमान गरीब क्यों है? हमें तो समझ नहीं है। जिन आक्रांताओं ने हमारे यहाँ से सब कुछ लूट लिया, अरे जब यहाँ आपको छोड़ गए थे, आप रह गए थे, तो कम से इतना मांग लेते, भैया हमारे गुजारा तो छोड़ जाओ, सब कुछ दे दिया उनको, और हम हमसे मांग रहे हैं भैया हमारे को कुछ करो। लूट के वो ले गए सारा सारा, हम यहाँ छूट गए, पहला हमारे यहाँ पर बैठ गए, आप कहते लो जी हमारा भी इंतजाम करो, मांगो ना उनसे जो लूट के ले गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा हो जाता है इसमें गर्म स्वभाव हो जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से कि हम लोग कितना भी चाह लें, कितना, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी सोसाइटी को, किसी समाज को कमतर समझा जाए, लेकिन दूसरी सोसाइटी, दूसरा समाज हमें आज भी उसी निगाह से देखता है कि जैसे कि हम वहां से किसी और कंट्री से आकर के और हमने कब्जा कर लिया और इनको ऊपर हम आज दबिश दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत से ऐसे मुल्क ऐसे हैं जो इनसे त्रस्त हैं, और वो कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं। अरे मेरे एक्शन का मतलब ये नहीं है, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए, डिपोर्ट तो हम कर नहीं सकते भाई, हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं, हिस्सा हैं, लेकिन एक सीख तो दो, भैया यहाँ रहना है तो इस तरीके से रहा जाए। अपने धर्म को मानते हुए भी समाज के एक नियम कायदों को तो मानना बहुत जरूरी है। क्या ट्रैफिक के अंदर कल से कहेंगे जी हम तो बाएं तरफ, तो दाएं तरफ चलेंगे, तो क्या अलाउ कर दोगे कि दाएं तरफ चलो? भाई आप तो, हम तो रेड सिग्नल पर रुकेंगे नहीं, हम तो रेड पे चलेंगे, कहीं पर रुकेंगे, मान लो। वो समाज का नियम नहीं है भाई। आप समाज में रहोगे, समाज का नियम तो मानोगे कि वो भी नहीं मानोगे? और यहां समाज का नियम नहीं मानने पर उनको पुचकारा जाता है, तो पुचकारो, कब तो पुचकारोगे इन्हें? जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो सामने खड़ा होता है फिर माँ बाप के, क्योंकि उसकी पुचकारने की वो, कि हमें हम खामियाजा भुगतते हैं। आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।